हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। इस चैप्टर को हम लोगों ने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर दिया था, और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन जो है वो करने जा रहे हैं। दरअसल एग्जाम टाइम में आप लोगों की डिमांड होती है कि सर चैप्टर काफ़ी बड़ा है, विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपने कंप्लीट कराया है, अगर आप हमारे लिए एग्ज़ाम की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अगर वन शॉट रिवीजन अगर आप कंप्लीट करा देंगे तो हमारी एग्ज़ाम में बहुत मदद हो जाएगी। तो बस आपकी इसी सुविधा का ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स रखता है, और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। तो बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? वायुमंडल में जल। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो जल है वो जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है, और जो जल या जलवाष्प है उसकी क्या अहमियत होती है, इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से बेसिक से एकदम जो है चीजें हम लोग देखेंगे। हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, यहां पर एक डेटा दिया हुआ है जलवाष्प से संबंधित कि हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प का प्रतिशत है वो 0 से लेकर 4% तक पाई जाती है जलवाष्प। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम वायुमंडल में गैसों का अनुपात देखते हैं तो गैसें जो है एक निश्चित मात्रा में आप अनुपात उनका प्रतिशत में दिखाते हैं। जैसे कि आप दिखाते हैं कि भाई 78% हमारे वायुमंडल में क्या है, ये लगभग मैं लगा रहा हूं 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, लगभग 20% जो है ऑक्सीजन गैस है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहां पर आप निश्चित प्रतिशत बता रहे हैं ना, लेकिन जलवाष्प में थोड़ी भिन्नता होती है, और वो जलवाष्प होती है 0 से 4% के बीच। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो जलवाष्प है इतनी वेरी क्यों करती है 0 से 4% के बीच, लेकिन इस जलवाष्प का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मौसम की परिघटना में। अगर ये जलवाष्प ना होना तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो वनस्पतियां नहीं उगेंगी, वनस्पतियां नहीं उगेंगी तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, पूरी पारिस्थितिकी जो है वो बिगड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो जलवाष्प है भले ही बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इस कम मात्रा का भी हमारे वायुमंडल में, हमारी वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव एवं ठोस रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। भाई, मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प यानी वाटर वेपर मौजूद होती है। भाई, ये वाटर वेपर जो जलवाष्प है वायुमंडल में कैसे पहुंची? ये ऐसे पहुंची कि हमें पता है कि महासागरों की सतह जो है वो पानी से भरी हुई है, नदियों झीलों में पानी है। जब सूर्य की रोशनी इस जलीय सतह पर पड़ती है तो भाप बनकर पानी क्या होता है, ऊपर जाता है, और इस तरीके से जलवाष्प हमारे वायुमंडल में पहुंचती है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वाष्पीकरण। याद रखना है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वाष्पीकरण। ठीक है,
तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो द्रव रूप में जल मौजूद होता है वो गैस में बदलता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसी तरीके से हमारे धरातल पर बहुत विभिन्न जो है पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। इन पेड़ पौधों की पत्तियों से भी जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में रिलीज होती है, जाती है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वाष्पीकरण से इतर वाष्पोत्सर्जन। क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। दोनों ही प्रक्रियाओं से जलवाष्प हमारे वायुमंडल में जा रही है, याद रखिएगा, दोनों ही प्रक्रियाओं से जलवाष्प हमारे वायुमंडल में जा रही है, लेकिन एक प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोल रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोल रहे हैं। भाई आप एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं, आप ऊपर ढक्कन लगाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि कैसे गैस रूप में पानी जो है वो जम जाता है फिर आपकी प्लेट के ऊपर। ये वाष्पीकरण ही तो है। ये प्रक्रिया हमारे महासागरों में, नदियों में, झीलों में लगातार जो है वो होती रहती है। दिन के समय सूरज चमकता है और भाप बनकर पानी जो है वो उड़ता है और इस तरीके से जलवाष्प हमारे वायुमंडल में पहुंचती है। दिखती नहीं है ये प्रोसेस, लेकिन होती है, लगातार होती रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दूसरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। और जल जो है हमारे वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है, गैस रूप में, द्रव रूप में और ठोस रूप में। गैस रूप में मैंने बता दिया जलवाष्प के रूप में, द्रव रूप में पानी जो होता है द्रव रूप में, और ठोस में ओले वगैरह आ जाते हैं, आगे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या बोला जा रहा है कि वायुमंडल एवं महासागर और महाद्वीपों के बीच जल का आदान प्रदान चलता रहता है। कैसे? कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद रहती है, और ये जलवाष्प कहां से आई है? ये महासागरों से ही कहां पर पहुंची है? वायुमंडल में पहुंची है। ठीक है, हमें पता है महासागरों से किस में पहुंची है? वायुमंडल में पहुंची है। वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया हुई, बादल बने इसी जलवाष्प से। आगे हम लोग देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही है ना कि जलवाष्प जो है वायुमंडल से बादल में बदलती है और बादल से पानी जो है वो बरसता है, और ये पानी सीधे तौर पर वापस महासागरों में चला जाता है और महाद्वीपों में भी पानी गिरता है। ठीक है, कुल मिलाकर एक चक्र, एक साइकिल जो है वो लगातार चलता रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। मतलब जो चीज जहां पर थी, पानी धरातल सतह पर मौजूद था, वो वहीं पर वापस आ जाता है बरसकर वर्षा के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच ये जल का आदान प्रदान चलता रहता है। महासागरों से जल वायुमंडल में चला गया, वायुमंडल से बादल बने, बादल में वर्षा हुई, बादल से वर्षा हुई, ये वर्षा के रूप में ये जल वापस महासागरों में, महाद्वीपों में गिर गया। और ये कैसे पहुंचा था जल? वाष्पीकरण के माध्यम से। अगर महासागर की सतह से जल वाष्पीकृत हुआ था, जलवाष्प में बदला था, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। अभी मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन अगर पौधों की पत्तियों के माध्यम से पहुंचा है। संघनन, संघनन का मतलब होता है कि बादल के रूप में बदलना। आगे हम पूरी प्रक्रिया समझेंगे, अभी आप इतना ही समझिए। एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा ये सब देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आया है ना वीडियो में? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है। जो जलवाष्प हवा में मौजूद होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यार ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है आसपास, मतलब जो नमी है बहुत ज्यादा है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसी आर्द्रता को, ये जो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में मौजूद होती है ना, इसको व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप लोगों को यहां पर देख लेना है। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। भाई करेंटली आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां के वायुमंडल में जितनी जलवाष्प, जितनी आर्द्रता मौजूद है, तो इसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। भाई अक्सर आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में, राजस्थान आप जाएंगे घूमने, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि यार ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, गर्मी गर्मी, एकदम सूखा शुष्क जो है माहौल बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ की जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो बड़ी कम है।
आप मुंबई तटीय इलाकों में जाएंगे, आप मुंबई जाएंगे, गोवा जाएंगे, गुजरात आप घूमने जाएंगे तो आपको लगेगा जो चिपचिपा सा मौसम जो है वो हो रहा है, मतलब हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर, जलवाष्प मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ की निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान की निरपेक्ष आर्द्रता मतलब वहां पर वायुमंडल में कितनी जलवाष्प मौजूद है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल बात यहां पर हो गई कि हम इसे व्यक्त कैसे करते हैं, ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। और साथ ही साथ ये हम निकालते कैसे हैं, तो हवा के प्रति इकाई आयतन में, हवा के प्रति इकाई आयतन मतलब आयतन में अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे लंबाई, अब हम लेंगे चौड़ाई, अब हम लेंगे ऊंचाई। तो हवा के प्रति इकाई आयतन में कितनी जलवाष्प मौजूद है इसी को निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में हम व्यक्त करते हैं। और इसकी यूनिट अगर इकाई की बात की जाए तो इसे बोला जाता है ग्राम प्रति घन मीटर, यानी मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से जो है हम लोग व्यक्त करते हैं। हिंदी में अगर मैं इसको लिख दूं, फिर से अभी लिखा था ग्राम प्रति, ठीक है, इसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। याद रखना है, यूनिट भी पूछी जा सकती है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। हवा कितनी जलवाष्प ग्रहण करेगी, हमारे वायुमंडल में कितनी जलवाष्प होगी, ये सीधे तौर पर किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा आर्द्रता जो है हवा ग्रहण कर पाएगी, और जितनी ज्यादा ठंडी पड़ेगी हवा जो है उतनी कम आर्द्रता ग्रहण कर पाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब वास्तविक मात्रा। भाई देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश कहां पर पड़ता है, आप सभी को पता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अभी उन्हें भूल जाइए, आप लोगों को पता है कि भूमध्य रेखा जो है यहां पर जो है सीधी रोशनी पड़ती है सूर्य की। भाई सीधी रोशनी पड़ेगी तो आप मुझे बताइए गर्मी यहां ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सीधी सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो सीधी सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यहां पर जो महासागर है उनसे जो पानी है वो वाष्प बनकर क्या होगा, ऊपर जाएगा। वाष्प बनकर ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के पास वाला, यहाँ की निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, ज्यादा रहेगी। जैसे ही अगर हम ऊपर जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों के पास, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पे तो गर्मी पड़ नहीं रही है, हवा में जो वाष्प है वो पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि तापमान का होना बहुत जरूरी है। भाई अगर आप जो है एक बर्तन लेते हैं और उसमें पानी गर्म करते हैं, उसमें पानी गैस ऑन करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तब आप बर्तन ऊपर रखते हैं तो आपको महसूस होगा कि वही वाटर वेपर जो है वो वायुमंडल में जा रही है। लेकिन आप गैस ऑफ कर देंगे तो वाटर वेपर जाएगी तो वायुमंडल में तब भी, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा गर्मी, जितना ज्यादा तापमान, उतनी ज्यादा निरपेक्ष आर्द्रता, उतनी ज्यादा जलवाष्प मौजूद होगी वायुमंडल में, और जितनी ज्यादा ठंडी हवा उतनी कम जलवाष्प धारण करने की क्षमता होगी। पॉइंट समझ में आ गया ना। तो गर्मी का, तापमान का सीधे तौर पर संबंध है निरपेक्ष आर्द्रता से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने बताया, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा होगी भूमध्य रेखा के आसपास, और ध्रुवों पर कम होगी। ऐसे जो इलाके जो तटों के किनारे अवस्थित हैं, समुद्र सीमा जिन इलाकों की लगती है, जिन प्रदेशों की लगती है, वहां पर निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि महासागर की सतह से वाष्प बनकर जो है वो वायुमंडल में पहुंच जाएगी गर्मी की वजह से। लेकिन बीच में अगर कोई इलाका है, लैंडलॉक इलाका है, वहां पर पानी जो है जलवाष्प के रूप में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता याद रखिएगा, ये सुपर आईएमपी है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है।
अब हम लोगों को देखना है सापेक्ष आर्द्रता के बारे में, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा गया है, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। समझ में आया क्या? चलिए मैं बता दे रहा हूं इसको। यह बोला जा रहा है इस लाइन में कि हवा में जितनी क्षमता है जलवाष्प ग्रहण करने की, और जितनी वास्तविक मात्रा है इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। समझ में आया क्या? चलो अभी भी नहीं आया होगा तो फिर से देख लेते हैं। भाई आपकी 4 रोटी खाने की क्षमता थी, आपने 2 ही रोटी खाई है, तो आपकी सापेक्षिक भूख कितनी हो जाएगी? आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप बोलेंगे मेरी जो सापेक्षिक भूख है वो 50% है। मैंने क्या बोला कि 2 रोटी आपने अभी खाई है, लेकिन आप खा कितने सकते हैं? आप खा सकते हैं, आप 4 रोटी खा सकते हैं। अगर मैं सापेक्षिक भूख, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता कि सापेक्षिक भूख अगर मैं निकालता तो आपकी सापेक्षिक भूख कितनी निकलती? 50%। परसेंट मैं निकाल रहे हैं इसलिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया है। बस ऐसे ही है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता मतलब जितनी हवा में जलवाष्प है और जितनी उसकी वास्तविक क्षमता है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को बोला जाता है सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भाई सोचकर देखिए, अगर भूख पूरी हो जाए, मतलब 4 रोटी की ही मेरी क्षमता थी खाने की और 4 ही रोटी जो है मैंने खा ली। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 100% जो है मेरी सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगी। मतलब हवा में अगर 4 इकाई आर्द्रता, ह्यूमिडिटी पहुंचने की क्षमता थी और 4 ही इकाई पूरी हो गई तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी ना। अब ऐसे समय में क्या होगा? अब और ज्यादा जलवाष्प नहीं पहुंच पाएगी और झमाझम पानी गिरने लगेगा, और पानी गिरने वाली यही प्रोसेस क्या हो जाएगी? संघनन कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और बाद में जब हम लोग संघनन पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तापमान ज्यादा होगा। तापमान अगर ज्यादा होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता भी ज्यादा होगी, और अगर तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता भी कम हो जाएगी। क्षमता बदल जाती है। तापमान बढ़ने के साथ आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो सापेक्षिक आर्द्रता भी तो प्रभावित होगी ना। फिर देख लेते हैं हम लोग, यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। भाई सीधी सी बात है, महासागरों में अगर गर्मी पड़ती है तो वाष्प के रूप में पानी वायुमंडल में पहुंच जाता है। महाद्वीपों पर गर्मी पड़ती है तो हवा में जलवाष्प पहुंच नहीं पाती, क्योंकि आसपास पानी जो है वो कम है मौजूद, जो सीधे तौर पर वायुमंडल में पहुंच जाए। इसीलिए तो महासागरों के ऊपर सबसे अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होती है और महाद्वीपों पर सबसे कम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और लास्ट लाइन देख लेते हैं, एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त का मतलब क्या होता है? भाई आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आपने जम के दबा के खाना खा लिया, फिर कैसी फीलिंग आई कि भाई मैं तो तृप्त हो चुका हूं। सुना होगा ना आप लोगों ने, बोलते हैं यार मैं तृप्त हो चुका हूं, मेरी पूरी इच्छा जो है, खाना इतना अच्छा खाना था कि मैंने पेट भर के खाया, मैं तृप्त हो चुका हूं। मतलब जितनी जलवाष्प थी उतनी ही जलवाष्प अगर पहुंच जाए, जितनी जलवाष्प की क्षमता थी, जितनी खाने की क्षमता थी उतना ही खाना मिल जाए, जितनी जलवाष्प धारण करने की क्षमता थी उतनी ही जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच जाए, तो हम ऐसी हवा को क्या बोलेंगे? संतृप्त। क्या बोलेंगे कि ये संतृप्त हवा है। अब इसमें और ज्यादा जलवाष्प नहीं पहुंच सकती। आपको भूख लगी थी, आपने दबा के खाना खा लिया, लेकिन एक खाने की भी लिमिट होगी ना। फिर एक समय ऐसा आएगा, पेट एकदम क्या हो जाएगा? भरा जाएगा, आप क्या हो जाएंगे? संतृप्त हो जाएंगे। और अगर ज्यादा खाना खाने की कोशिश की, इसके ऊपर ज्यादा खाना खाया तो रायता फैल जाएगा। ऐसे ही हवा में अगर और ज्यादा जलवाष्प पहुंची तो रायता फैल जाएगा, बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है बारिश से इस कॉन्सेप्ट को जरूर जोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है ना वीडियो में?
अगर मजा आ रहा है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए ताप पर, ठीक है, और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। संतृप्त हवा मतलब और अधिक आर्द्रता नहीं जा सकती। पेट भरा गया, अब हम और खाना नहीं खा सकते। हवा के दिए गए प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे हम ओसांक बोलते हैं। मतलब जिस पॉइंट पर हमें लग जाए कि हमारा पेट भरा गया, उस पॉइंट को बोलेंगे ओसांक। ठीक है, मैं भूख से इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। तो जिस पॉइंट पर हवा संतृप्त हो जाती है कि मतलब अब उसमें और जलवाष्प जो है नहीं पहुंचेगी, तो उस पॉइंट को, उस तापमान को बोला जाता है ओसांक। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लीजिए। हवा के दिए गए सैंपल में, प्रतिदर्श भूल जाइए, हवा के दिए गए सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओसांक बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वाष्पीकरण तथा संघनन। ठीक है, तो संघनन की प्रक्रिया अब हम समझ लेते हैं। याद रखिएगा, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता की परिभाषाएं, और सिर्फ याद ही नहीं रखना, हम लोगों ने समझा भी है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। सीधी तौर पर कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा जो है वो वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, वाष्पीकरण कम होगा तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो इसी जलवाष्प और संघनन के कारण ये मात्रा जलवाष्प की घटती और बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अभी मैंने बताया था कि महासागर की सतह पर पानी जो है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, गर्मी पड़ेगी तो ये पानी भाप के रूप में ऊपर उठेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग वाष्पीकरण। ठीक है, और पौधों से ये प्रक्रिया होगी तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। भाई आपने एकदम से, मान लीजिए बर्तन था उसमें पानी रखा, आपने गैस ऑन करी तो तुरंत जो है पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा क्या? नहीं, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, तो उसी टेम्परेचर को गुप्त ऊष्मा जो है हम लोग बोलते हैं। तो देख लीजिए, वाष्पीकरण का मुख्य कारण है ताप। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया, गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, आर्द्रता ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता हवा में होगी। गर्मी नहीं होगी, ठंड होगी, ठंड होगी, हवा ठंडी होगी तो उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। तो भाई कहा जाता है कि हवा जितनी ज्यादा तीव्र होगी, तो हवा जितनी ज्यादा तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि हम गीले कपड़े कहां पर सुखाते हैं? हमारी छत पर जाकर सुखाते हैं। और हवा अगर मान लीजिए तेज चल रही है, हवा क्या हो रही है? तेज चल रही है, धूप भी है और हवा भी चल रही है, तो कपड़े यूं सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। मतलब हवा की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। जितनी तेज हवा उतना ज्यादा वाष्पीकरण, जितनी कम हवा उतना कम वाष्पीकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को रट रहे हैं। इसलिए जो लाइन समझ में नहीं आ रही है, बिना हिचके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है कि सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका उत्तर दूंगा। वीडियो अगर क्लियर है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं संघनन कि संघनन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये छोटी छोटी परिभाषाएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले संघनन, बहुत ही आसान डेफिनेशन, अक्सर आप लोगों ने जो है वो महसूस की होगी लेकिन परिभाषा नहीं पता होगा। लेकिन अब देख लीजिए, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। भाई मैंने बोला महासागर की सतह पर पानी है, पानी भाप बनकर ऊपर गया, जलवाष्प क्या हो रही है, जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच रही है और यही जलवाष्प बारिश के रूप में जो है वो नीचे धरातल पर आ जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा, जल चक्र बताया था ना। तो बस इसी जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ये जो जलवाष्प उड़ उड़कर जा रही है ना वायुमंडल में, ये जब जल में बदल जाएगी, मतलब बारिश होने लगेगी, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि अगर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे द्रव में ना बदल के किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे द्रव में ना बदलकर गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल इसका होगा कपूर। ठीक है, कपूर आप लोगों को पता है, कपूर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कपूर के द्रव अवस्था में बदलता है, नहीं, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। लेकिन ऐसा सभी पदार्थ नहीं करते। फॉर एग्जांपल आयरन, लोहा है, लोहे को आप गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो लोहा क्या होगा, पहले पिघलेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। गोल्ड, सोना, सोने को आप गर्म करते हैं तो पहले क्या होगा, पिघलेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा, फिर बाद में गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। इसी तरीके से कपूर नहीं होता, कपूर सीधे ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी गई है कि ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। और संघनन क्या होता है, जलवाष्प का जल में बदलना। मतलब जलवाष्प जल में कब बदलती है, भाई उड़कर जो थी हवा थी, वाष्प थी, वायुमंडल में पहुंच रही थी, बाद में ये क्या होगा, कुछ समय बाद जल में बदल जाएगी। ठीक है, ये जो जलवाष्प है किसमें बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी, तो इसको तो हम लोग संघनन बोलते हैं। तो ये ऊपर जाकर ही संघनन क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊष्मा का ह्रास हो रहा है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि धरातल की सतह से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और बादल बरसने लगते हैं। तो ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है, जब आर्द्र हवा क्या होती है, ठंडी होती है, हवा क्या हो गई, ऊपर सतह से हम ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगी, हवा ठंडी हो जाएगी, तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हवा गर्म होती है तभी तो जलवाष्प धारण कर लेती है और ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है। जब क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो बरसा देती है। ठीक है, बादल जो है वो पानी को बरसा देते हैं। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का तो सीधा सा मतलब यह है ठोस का सीधे गैस रूप में बदलना, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। संघनन केंद्रक मतलब हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण भी मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये धूल के कण कैसे पहुंचे भाई, हमारे वायुमंडल में ये धूल के कण कैसे पहुंचे। क्या होता है कि जो उल्कापिंड आते हैं, कभी कभी उल्कापिंड अपने रास्ते से भटक जाते हैं, घर्षण के कारण वो हैं जल जाते हैं, तो वो बारीक कण हमारे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। कभी हवा के तीव्र वेग से, ऊर्ध्वाधर प्रवाह से भी कई बार ये कण हमारे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो छोटे छोटे कण, राख के कण जो हैं वो निकले हैं, वो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। अब ये जो कण है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन कणों के आसपास ही जलवाष्प जो है वो इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या जलवाष्प तो इधर उधर घूमती रहती है, इनको व्हीकल चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है कि किसके ऊपर हम बैठ जाएं। तो वो गाड़ी कौन है, ये
धूल के कण हैं। ये धूल के कण क्या करते हैं, अपने ऊपर जलवाष्प को इकट्ठा होने देते हैं। जलवाष्प इकट्ठा होती है, इकट्ठा होती है, इकट्ठा होती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता एकदम 100% पहुंच जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, पानी बरसने लगता है, संघनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर देख लीजिए क्या लिखा गया है, स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित कर लेते हैं। भाई महासागरों में क्या है, जल है, जलवाष्प के साथ कभी वो नमक के जो कण हैं वो भी वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और ये जो नमक के कण बहुत अच्छे से आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं, जलवाष्प को ग्रहण कर लेते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आता है। भाई ह्यूमिडिटी या आर्द्र हवा जिसमें क्या है, जलवाष्प मौजूद है, अगर वो ठंडी हवा के संपर्क में आ जाए, ठंडी सतह के संपर्क में आ जाए, तब भी संघनन जो है वो स्टार्ट हो सकती है प्रक्रिया, तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांक के नजदीक हो। जब तापमान क्या हो, ओसांक, और ओसांक क्या होता है, अब भी मैंने बताया, जिस तापमान पर संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओसांक बोलते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों से बोलूं ना, तो सब खेल जो है वो तापमान का ही है। जैसे ही तापमान जो है कम होता है, जैसे ही तापमान कम होता है, वैसे ही जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त होती है। जैसे ही जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त होती है, अब या तो बारिश होने लगेगी, या ओले गिरने लगेंगे, या कोहरा होगा, या कुहासा होगा, बस इतना ही। ठीक है, तो संघनन उस अवस्था में होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। मतलब हवा में क्या है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन कंपैरेटिवली गर्मी है। ठीक है, हवा में क्या है, ह्यूमिडिटी। जैसे ही ठंडी सतह से हवा जो है वो टकराएगी, जैसे ही ठंडी हवा से जो है, ठंडी सतह से हवा टकराएगी, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तथा यह उस अवस्था में भी हो सकता है जब तापमान ओसांक के नजदीक हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने कभी भी ठंड में जब आप स्कूल जाते होंगे, हमेशा ये चीज की होगी कि आप जिस कार से, जिस मोटरसाइकिल से, जिस मान लीजिए साइकिल से आप जाते होंगे, आपने हमेशा कांच के ऊपर फूंक मारी होगी और उसमें फिर अपना नाम लिखा होगा। तो भाई कांच क्या है, कांच क्या है, ठंडी सतह है, और आपने जो फूंक मारी, जो जलवाष्प आपकी हवा में मौजूद थी, वहां पर कंपैरेटिवली वो हवा क्या थी, गर्म थी, हवा गर्म थी, उसमें ह्यूमिडिटी थी। आपने कांच के ऊपर फूंक मारी, फूंक मारने के बाद आपने देखा कि कांच पे पूरी जलवाष्प छा गई, फिर आप नाम लिखते हैं। याद आ रहा है, स्कूल में हर बच्चा यही हरकत करता है। ठीक है, तो ये उसी का उदाहरण है कि आपने क्या किया कि आर्द्र हवा को ठंडी वस्तु के संपर्क में ला दिया। वो जो कांच था मोटरसाइकिल का या साइकिल का, वो कांच क्या था, ठंडा था। आपने हवा मारी, फूंक मारी, तो वहां पर जलवाष्प क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। कई लोग चश्मा भी साफ करते हैं, मैं भी भाई ठंड में ऐसे ही चश्मा साफ करता हूं, फूंक मार देता हूं, ताकि जो है वाष्प जो है ठंड के दिनों में जम जाए, फिर मैं उसको पोंछ लेता हूं। ठीक है, तो चश्मे वाले लोग तो ऐसा बहुत करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, संघनन की ही प्रक्रिया यहां पर हो रही है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। वही सापेक्षिक आर्द्रता अगर 100% हो जाती है तो संघनन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब एवं आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब, अब यहां पर बताया जा रहा है कि संघनन कब होगा। संघनन सीधे तौर पर ताप से प्रभावित होता है, दाब से होता है, आर्द्रता से होता है, आयतन से होता है। लेकिन संघनन होता कब है? पहला पॉइंट, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उषांक तक गिर जाए। अगर वायु का आयतन क्या होता है? नियत होता है। अगर वायु का आयतन नियत होता है और तापमान उषांक तक गिर जाता है, तब जो है वो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। भाई क्षेत्रफल, आयतन जो है वो क्षेत्र तो उतना ही है। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3D में आप इमेजिन करिए कि कोई क्यूब है मान लीजिए, इसका आयतन जो है वो एकदम निश्चित है और एकदम तापमान भी क्या हो गया? उषांक तक गिर गया। उषांक मतलब जहां तक संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, तो संघनन क्या हो जाएगा? स्टार्ट, क्योंकि अब हवा को फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा, जलवाष्प धारण ही नहीं हो सकेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? वायु का आयतन एवं तापमान दोनों ही क्या हो जाए? कम हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं,
तापमान का सीधे तौर पर संघनन से संबंध है। तापमान अगर कम होता है तो संघनन क्या होता है, या जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, या वाष्पीकरण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगे तो वायुमंडल में जलवाष्प क्या होगी, और ज्यादा पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। इन सभी अवस्थाओं में एक आइडियल जो सिचुएशन है, आइडियल जो अवस्था है वो है हवा के तापमान में कमी। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डाउन। भाई पानी क्या होता है, गर्म होता है। पानी गर्म होता है, जलवाष्प जो है वो ऊपर पहुंचती है, जलवाष्प ऊपर पहुंचती है, बादल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तापमान कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, और कुछ समय बाद टप 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 पानी गिरने लगेगा, बारिश होने लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, संघनन का मतलब ये नहीं होता कि बादल से एकदम पानी जो है वो गिरने लगा, बारिश होने लगी। संघनन अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई देता है हमें, जैसे ओस, जैसे कोहरा, जैसे तुषार, जैसे बादल। एक एक करके समझेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये संघनन के ही प्रकार हैं, एक एक करके हम समझेंगे। ओस, कोहरा, तुषार और बादल ये क्या होते हैं हम लोगों को समझना है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तथा यह तब भी हो सकता है जब ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर होता है। भाई संघनन की प्रक्रिया, संघनन मतलब जो जलवाष्प था उसका जल में बदलना। ठीक है, ये जलवाष्प जल में बदलती है अगर 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है संघनन। 0 डिग्री टेम्परेचर के क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री के क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। ठोस मतलब ये तुषार बन जाएगा या फिर ये ओले में तब्दील हो जाएगा। तो संघनन की प्रक्रिया अल्टीमेटली क्या है, संघनन की प्रक्रिया ये है कि जो जलवाष्प वायुमंडल में पहुंची थी वो जलवाष्प अब पानी में बदल रही है, चाहे वो ठोस रूप में हो चाहे वो द्रव रूप में हो। अब ये जो अवस्था बदल रही है ये 0 डिग्री के ऊपर भी हो सकती है, ये 0 डिग्री के नीचे भी हो सकती है। यही बात यहां पर लिखी गई है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संघनन तब होता है जब ओसांक मतलब जब जलवाष्प संघनन में जब जलवाष्प जो होती है वो जलवाष्प से संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तथा तब भी हो सकता है जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। और ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से, जब हम लोग अभी ओस, कोहरा, तुषार और बादल समझेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है ना वीडियो में? वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताइए। अगर बहुत मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। बहुत आसान चीज है, लेकिन आप कुछ मिस करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं तो रट लूंगा परिभाषा बाद में या रट लूंगी, ऐसा नहीं होगा। समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं संघनन का एक प्रकार ओस के बारे में, ओस यानी ड्यू के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास एवं पौधों की पत्तियों जैसी ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। भाई सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने ओस देखी है नहीं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ठंड के दिनों में जब एकदम रात भर ठंड पड़ी हो बहुत अच्छे से, और सुबह आप उठकर देखते हैं तो घास में आप लोगों को बूंदे, कभी कभी फूलों की पत्तियों पर बूंदे, गाड़ी की सीट पर आप लोगों ने देखा होगा ओस जो जमा हो जाती है आप लोगों को नजर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर संघनन तो हो रहा है, लेकिन यह संघनन जो है वो धूल के कणों के ऊपर नहीं हो रहा है। मतलब जो बादल जो बनते हैं ना, कि धूल के कण मौजूद हैं, उनके ऊपर जलवाष्प मौजूद हो रही है, इन पर जो है संघनन या कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। ये कंडेंसेशन हो रहा है ठंडी सतहों पर। और ये जो ठंडी सतह है कहां पर मिल रही है? भाई वायु थी वो गर्म थी, उसमें जलवाष्प थी, जैसे ही वो जलवाष्प वाली वायु ठंडी सतह पर टकराई वहीं पर संघनन हो गया। ठीक है,
कोई वायु थी जो गर्म थी, उसमें जलवाष्प थी, क्योंकि गर्म वायु में हम पढ़ चुके हैं अभी कि जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, और वही गर्म वायु जैसे ही ठंडी सतह से टकराई वहां पर ओस जमा हो गई। ठीक है, और ये ठंडी सतह कौन सी है? यही घास, फूल की पत्तियां, पौधे या गाड़ी की जो सीट का जो कवर होता है वो। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं ये वाला पैराग्राफ। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधों की पत्तियों की ठंडी ही सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं कौन सी हैं, ये पूछा जा सकता है। भाई ओस किस परिस्थिति में बनेगी? हर कभी तो ओस नहीं बनती है ना। ओस कब किस स्थिति में बनती है? तो आप बताएंगे एकदम साफ आकाश होना चाहिए। आकाश कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो होनी चाहिए। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता मतलब मैंने बताया था ना 100% जो है डेटा आ जाना चाहिए, 100% के आसपास तो कम से कम हो। तो सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी तभी तो संघनन प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना। तो सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होनी चाहिए तथा ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ठंड में ही ओस जमती है, गर्मी में ओस नहीं जमती। ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु के क्या हो? ऊपर हो। ओसांक मतलब फिर से बता दे रहा हूं, ओसांक मतलब होता है वह प्रक्रिया जब जलवाष्प जल में बदल जाती है, वह प्रक्रिया जब जलवाष्प जल में बदल जाती है। तो या वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जो है जल में बदलती है, मतलब संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और अगर यह संघनन की प्रक्रिया जमाव बिंदु क्या होता है? आप लोगों को पता है 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, पता है ना। ये जो ओसांक है ये जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री से ऊपर हो तभी तो ये बूंदे नजर आ रही हैं, तभी ये बूंदे नजर आ रही हैं। अगर जमाव बिंदु के क्या होगा? नीचे होगा, 0 डिग्री से नीचे होगा, तो फिर बूंदे थोड़ी ना नजर आएंगी, फिर तो बर्फ नजर आएगी ना। 0 डिग्री के नीचे तो बर्फ जम जाती है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ओस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए ओस जो है ना, वैसे ही अभी हम लोग तुषार पढ़ेंगे, फ्रॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अक्सर पहाड़ी इलाकों में तुषार या फ्रॉस्ट की घटनाएं होती हैं। वहां जैसे पत्तियों पर बूंदें जमती हैं, यहां पर क्या जमती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जमती है। तो ये जो लास्ट लाइन हम लोगों ने देखी थी यहां पर कि ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु के क्या हो? ऊपर हो। वहां पर क्या लिखेंगे? नीचे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबसे पहले तो आप फ्रॉस्ट यानी तुषार का चित्र देख लीजिए ताकि दिमाग में इमेज बैठ जाए, तो आप गलत ना लिखें एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है फ्रॉस्ट के बारे में, तुषार के बारे में? तुषार ठंडी सतहों पर बनता है, ओस भी ठंडी सतहों पर ही बनती है। ठीक है, तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके क्या होता है? नीचे होता है। जो हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी, बस उसी को चेंज कर दी है, अपोजिट कर दी है, लाइन एकदम विपरीत हो गई है। ठीक है, अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों मतलब होता है कण, बर्फ के छोटे छोटे कण जो हैं इसके रूप में जमा हो जाती हैं बूंदें। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही है। कुल मिलाकर जैसे ओस बनती है ना, वैसे ही तुषार बनते हैं। याद रखिएगा, जैसे ओस बनती है वैसे ही तुषार होते हैं, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, ओस और तुषार एक ही है। जमाव बिंदु के ऊपर अगर चीजें हो रही हैं तो उसे हम ओस बोलेंगे। जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री के नीचे अगर संघनन की प्रक्रिया हो रही है तो फिर हम इसे तुषार बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को तुषार ये जो मीनिंग है ये बहुत अच्छे से इसका मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ रही है ना? मजा आ रहा है? ओस और तुषार समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कोहरा एवं कुहासा के बारे में। ठीक है, फॉग तथा मिस्ट के बारे में हम लोगों को समझना है। कोहरा एवं कुहासा लगभग समान है, लेकिन अगर आप लोगों ने ओस और तुषार समझ लिया है तो ये भी समझ जाएंगे। तो देखो क्या लिखा गया है, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी वायु सहित, क्या लिखा गया है? जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी वायु सहित अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमें पता है कि हमारे आसपास भी धूल के कण तो तैर ही रहे हैं, हमारे आसपास जलवाष्प भी मौजूद है, लेकिन जलवाष्प अगर मान लीजिए ऊपर थी और जलवाष्प जैसे ही नीचे आई
तो जो धूल के कण हमारे आसपास तैर रहे थे वहीं पर जो है वो बादल बनने लगे, वो उन्हीं धूल कणों के ऊपर जलवाष्प क्या हो गई, जमा होने लगी और ये एकदम इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसा कोहरे जैसी स्थिति हम लोगों को नजर आती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु, कोई वायु जिसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प हो, नीचे आती है, नीचे जैसे ही जलवाष्प आई तो उसने देख लिया आसपास धूल कण तैर रहे हैं, चलो उसके ऊपर ही टिक जाती हूं, तो वो जलवाष्प धूल कणों के ऊपर टिक जाती है और ऐसे में जो है वो कोहरे की प्रक्रिया या संघनन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कोहरा क्या है, अल्टीमेटली एक बादल ही है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक हो। तो कोहरा तो हमारे आसपास भी हो सकता है, 3-4 फुट से दूर ही जो है हम लोगों को कोहरा नजर आ जाता है, तो हमारे आसपास ही कोहरा नजर आता है ना, हमें दूर भी देखने की जरूरत नहीं होती, बहुत नजदीक होता है सतह के। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है, मतलब जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, वो कभी कभी एकदम जीरो हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हाईवे पे बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवेज या हाईवेज बने हुए हैं उसमें गाड़ियां कई बार जो है एक्सीडेंट के कारण टकरा जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा था, दिखी नहीं सामने से आने वाली गाड़ी, तो कई बार कुछ भयानक एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है। भाई नगरीय केंद्र जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, वहां पर ये जो हवा में कण जो है ना वो तो बहुत ज्यादा तैरते हैं, जो कोहरे और कुहासे को बनने में मदद करते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में जो है इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कोहरा ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां पर धूल के कण जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए कई बार शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कोहरा हमें ज्यादा देखने को मिलता है, गांव में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि धूल के कण वहां पर नहीं होते। कई बार नगरीय क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ज्यादा कोहरा हमें देखने को मिलता है और कारण वही है क्योंकि धूल के कण ज्यादा है। ठीक है, चलिए ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा एवं धुआं सम्मिलित हो, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। ध्यान से देखिएगा, ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित हो। भाई कोहरा तो अच्छी चीज है, कोहरा तो क्या है, अच्छी चीज है, लेकिन इसी कोहरे में अगर क्या मिल जाए, धुआं मिल जाए, इसी कोहरे में अगर धुआं मिल जाए तो इसे हम धूम्र कोहरा बोलते हैं। आप सभी परिचित होंगे, पिछले कुछ सालों से वर्तमान में दिल्ली में जो स्थिति हो जाती है, खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। एक तो कोहरा होता ही है ठंड के कारण और धुआं मिक्स हो जाता है, तो ये धूम्र कोहरा बन जाता है, एकदम फॉग, एकदम गंदा, ऐसा लगेगा आप लोगों को पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन है आसपास, विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, आप लोगों को दूर का नजर नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं धूम्र कोहरा, मतलब कोहरे और धुएं का मिक्सचर। कुहासे एवं कोहरे में केवल अंतर इतना है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। तो जो कोहरा होता है ना वही कुहासा होता है, ठीक है, बस कुहासे में थोड़ा मॉइस्चर, थोड़ी नमी, थोड़ी आर्द्रता, थोड़ी जलवाष्प ज्यादा होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर आप देखेंगे कुहासा देखने को मिलता है, कोहरा वहां पर नहीं होता। तो एक बार देख लेते हैं, कोहरा और कुहासा जो है वो एक ही होता है, अंतर केवल इतना होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। भाई कुहासे में नमी ज्यादा होगी, मतलब कोहरा क्या होगा, शुष्क होगा, तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां ये प्रबल होते हैं। कुल मिलाकर गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है, वहां पर कुहासे और कोहरे बनते हैं। कोहरे छोटे छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल के कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने कोहरा पढ़ा, कोहरा बादल ही है, बस जो धुएं धूल के कण आसपास तैर रहे हैं हमारे आसपास, सतह के पास, धरातल के पास, वहां पर संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। उन्हीं धूल कणों के ऊपर जलवाष्प जमा हो जा रही है और इकट्ठा होने के बाद कोहरे का रूप ले लेती है और हमें दिखाई नहीं देता कोई पास वाला भी क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो समझ में आ रही है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। अब बारी है बादलों को पढ़ने की, यानी क्लाउड्स। अब हम लोग बादलों के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। तो बादल क्या होते हैं? बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहिति, सहिति मतलब जब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको सहिति बोलते हैं। तो बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहिति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। जब जलवाष्प का संघनन होता है तब बादल बनते हैं। ये बादल ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ये बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों का इकट्ठा होना होता है, या फिर छोटे छोटे जो बर्फ के रवे यानी कण हैं उनके इकट्ठा होने से बनते हैं। याद रखिएगा ऊंचाई पर, ठीक है। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। भाई बादल अगर सतह के पास बन जा रहे हैं तो उसको तो हम लोगों ने देख लिया, उसे हम कोहरा बोलते हैं। लेकिन अगर ऊंचाई पर बन रहे हैं तो ऊंचाई पर बनने के कारण ही आकार जो होता है बादलों का वो अलग अलग होता है। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ठीक है, विस्तार के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, घनत्व के आधार पर, पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को कितने रूप में वर्गीकृत करते हैं? 4 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नाम आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है। नाम अगर याद हैं, ठीक है, नाम अगर आप लोगों को याद हैं तो आप लोग आगे की चीजें भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें जो है नाम से सीधे सीधे जुड़े हुई हैं। कैसे बताऊंगा। सबसे पहले प्रकार के जो बादल होते हैं, बादल को ही एक दूसरी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द जो बादल का होता है, सिनोनिम जो होता है उसे हम मेघ बोलते हैं। तो पक्षाव बादल या पक्षाव मेघ एक बादल होते हैं। दूसरे होते हैं कपासी मेघ। कौन से? कपासी मेघ। तीसरे होते हैं स्तरी मेघ और चौथे होते हैं वर्षा मेघ। तो बादल या मेघ जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार आप लोगों को बहुत अच्छे से सबसे पहले याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से? पक्षाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक एक करके हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि पक्षाव मेघ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कपासी मेघ, इनकी क्वालिटी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले पक्षाव मेघ क्या होते हैं? भाई आप लोगों ने आसमान में, नीले आसमान में आप लोगों ने देखा होगा जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बादल नजर आएंगे, एकदम नीला आसमान है, सबसे ऊंचाई पर जो बादल आप लोगों को नजर आएंगे, एकदम कोई पक्षी का पंख होता है ना, इसके समान जो है बादल हमें नजर आते हैं। तो ऐसे बादलों को पक्षाव मेघ कहा जाता है। तो देख सकते हैं पक्षाव मेघों का निर्माण 8 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। मतलब 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई है एक तरीके से। ठीक है, पक्षाव मेघों का निर्माण 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं। देख लीजिए आप कितने पतले पतले जो है बादल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। हमेशा पक्षाव मेघ आप लोगों को सफेद रंग के ही नजर आएंगे। तो ऊंचाई याद रखनी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, पक्षी के पंख के समान नजर आते हैं, हमेशा सफेद रंग के होते हैं। ये पक्षाव मेघों की विशेषताएं हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कपासी मेघ के बारे में, यानी क्यूमुलस क्लाउड के बारे में। कपासी मेघ क्या होंगे? अगेन नाम से ही स्पष्ट यहां पर हो जाएगा। कपासी मेघ मतलब कपास की तरह जो मेघ होंगे। कपास यानी रुई, रुई की तरह आप लोगों को बादल जो है वो नजर आएंगे। यहां पर देख लीजिए जैसे रुई किसी ने आसमान में जो है फिट कर दी हो। ठीक है, तो कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कितनी ऊंचाई पर बनते हैं? 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। तो ये विशेषता है, जैसे कि रुई के समान ये नजर आते हैं, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर नजर आते हैं, और रुई के समान दिखने के साथ ही इनका आधार जो होता है वो चपटा होता है। इनका आधार क्या होता है?
चपटा होता है, प्लेन आधार आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पक्षाव मेघ और कपासी मेघों के बारे में ये जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्तरी मेघ यानी स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में। स्तरी, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, अलग अलग स्तर के रूप में अगर हमें बादल नजर आते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, आपको बादलों की बहुत सारी लेयर जो है आसमान में नजर आएगी, दिख रही है ना? तो देख लीजिए, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। तो ये बादल कैसे हैं? परतदार बादल हैं, अलग अलग परत बादलों की हमें नजर आ रही है। बहुत बड़े जो है क्षेत्रफल आकाश में ये फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग उपमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो भाई स्तरी जो बादल होते हैं, स्ट्रेटस जो क्लाउड होते हैं, वो कैसे बनते हैं? जब अलग अलग तापमान की, अलग अलग टेम्परेचर की हवा मिलती है या फिर जब ऊष्मा का ह्रास होता है, मतलब तापमान में कमी होती है, तब स्तरी मेघ जो है वो नजर आते हैं। और लास्ट में हमें देखना है वर्षा मेघ यानी निम्बस क्लाउड के बारे में। वर्षा मेघ नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे मेघ जो वर्षा कराएं, ऐसे मेघ जो वर्षा कराएंगे उन्हीं को हम वर्षा मेघ बोलेंगे। याद रखिएगा, ये मेघ कैसे होंगे? काले काले मेघ होंगे, ये वाले काले कलर के आप लोगों को आसमान में नजर आएंगे और इनकी विजिबिलिटी आप लोग समझ में आएगी कि ये सूर्य का प्रकाश आने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने गांव में, शहरों में बोलते हुए सुना होगा, एकदम काले घने बादल हैं, लग रहा है बारिश होने वाली है। तो वर्षा में काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, मतलब सूर्य की किरणें इधर से नहीं निकल सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चारों मेघ बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ठीक है, चलिए। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। तो कभी कभी बादल जो है वो सतह के नजदीक भी मिल जाते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन सहित होते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। तो जितने हम लोगों ने अभी बादल पढ़े ना, उनसे ही जो है अन्य क्लासिफिकेशन भी बना दिया गया है, जैसे कि ऊंचे बादल, मध्यम ऊंचाई के बादल और कम ऊंचाई के बादल। ठीक है, तो ऊंचे जो बादल होंगे वो कौन से होंगे? पक्षाव, पक्षाव स्तरी, पक्षाव कपासी, इन्हीं को आपस में मिलाकर जो है वो बना दिया गया है। मध्यम ऊंचाई के जो बादल होंगे स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य, और कम ऊंचाई के जो बादल होंगे वो स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, तो नाम आप लोगों को बस याद रखना है। बाकी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जो चार प्रकार पढ़े थे वही मेन प्रकार हैं बादलों के। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सामान्यतः हम लोगों ने देखा होता है कि भाई जलवाष्प जो थी, जो पानी था, वाष्प के रूप में ऊपर गया और वही बादल के रूप में जब संघनन की प्रक्रिया हुई और पानी के रूप में नीचे आ गया। भाई संघनन की प्रक्रिया, जो बारिश हो रही है, वर्षा जो हो रही है, हम हमेशा इसको पानी से ही दिमाग में हमारे ऐसे बैठा हुआ है कि हम हमेशा सोचते हैं कि कंडेंसेशन, संघनन हमेशा पानी के रूप में ही फिर गिरता है। नहीं भाई, जो संघनन की प्रक्रिया हो रही है वो पानी द्रव अवस्था में भी हो सकती है और ठोस अवस्था में भी हो सकती है। कई बार जो जलवाष्प जो है ऊपर गई है हवा के साथ, वो जलवाष्प जो है ओले के रूप में, ठोस कणों के रूप में भी तो धरातल पर आ जाती है। हमेशा बारिश नहीं होती, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ओले भी गिरते हैं। तो चाहे बारिश हो रही हो, मतलब पानी के रूप में जल संघनन हो रहा हो, या फिर बर्फ के रूप में हो रहा हो, ओले गिर रहे हो, सब दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वर्षण। याद रखना, वर्षा नहीं, वर्षण। तो वर्षण में द्रव अवस्था भी शामिल हो जाती है, ठोस अवस्था भी शामिल हो जाती है। तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है,
जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है। क्या लिखा गया है? जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं और ये द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। तो ऊपर की जो 3 लाइनें यहां पर लिखी गई, 4 लाइनें, वो लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि ये 4-5 लाइनें तो हम लोग देख ही चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जलवाष्प जो है पानी के रूप में नीचे आ जाती है और ये जो जलवाष्प अगर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों में बदल रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तब उसे वर्षा कहते हैं। ठीक है, वर्षण जब पानी के रूप में होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है, इसे हिमपात कहते हैं। हिमपात यानी स्नोफॉल। तो जब तापमान, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है 0 डिग्री से नीचे आ जाता है तभी तो बर्फ जमती है ना। तो जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण जो होता है वो किसके रूप में होता है? स्नोफॉल के रूप में होता है। नमी षटकोणीय राखों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात हैं। मतलब वर्षा के ही दूसरे प्रकार कौन से हैं? सहिम वृष्टि। सहिम मतलब हिम सहित वृष्टि, वृष्टि मतलब होता है वर्षा। तो वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त दोनों को मिलाकर जो है सहिम वृष्टि और कर्कापात भी होते हैं। यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। कर्कापात मतलब बिजली के साथ जो बारिश होती है ना, और कभी कभी ओले भी गिरते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? कर्कापात बोल रहे हैं। और ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब जो है सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वो ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे छोटे आकार के बर्फ के रूप में गिरती हैं। कहने का मतलब जो ये है कि जैसे ही संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, गर्म जो है पानी जो है निकला, गर्म हवा के साथ पानी निकला, लेकिन ठंडी हवा से अगर वो मिल गया तो वहां पर वो पानी ठोस रवों के रूप में परिवर्तित हो गया और वर्षा जो हुई वो अब पानी के रूप में नहीं होगी, बर्फ के रूप में होगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं हिमपात यानी स्नोफॉल। और अगर वो बर्फ के बड़े आकार के कण या ठोस कणों में तब्दील हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं सहिम वृष्टि। क्या बोलते हैं? सहिम वृष्टि यानी हिम सहित वृष्टि। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए, कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? हम ओला पत्थर बोलते हैं। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। तो ओला के बारे में हम लोगों को पता ही है, बर्फ के ही कण होते हैं, रवे होते हैं बड़े आकार के। तो ये वर्षा के जल से ही बनते हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरते हैं। जो हवा होती है ठंडी परतों से होकर गुजरती है, तो ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की एक संकेंद्रीय परतों के रूप में बनते जाते हैं कि एक ओला गिरा, उसके ऊपर दूसरे ओले जो है वो जमा हो गए, इस प्रकार से स्तर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ओला पत्थर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बारी है वर्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में डिस्कस कर लेने की। हम लोगों ने बादल पढ़ लिए हैं। ठीक है, बादल पढ़ लिए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो 3 टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा। और याद रखना है कि ये उत्पत्ति के आधार पर है कि आखिरकार वर्षा हो किस प्रकार रही है।
तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। तीनों प्रकार के नाम याद रखना है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा, जिसे हम साइक्लोनिक रेन भी बोलते हैं। और संवहनीय वर्षा, इन तीनों के नाम आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन और साइक्लोनिक रेन। बहुत आसान है, हम लोगों को बहुत सी चीजें पता है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कि संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेन क्या होती है, समझा देता हूं पहले मैं आप लोगों को। आप सभी को पता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, मतलब जो भूमध्य रेखा होती है, यहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, मतलब यहां पर क्या होती है, गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी होती है कि नहीं, क्योंकि सीधे यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सीधे अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहां पर जो पानी मौजूद होगा वो वाष्प के रूप में लगातार क्या होगा, ऊपर जाएगा। जो पानी होगा वो वाष्प के रूप में लगातार ऊपर जाएगा और बादल बनेंगे ऊपर जाकर, और इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी इसे हम संवहनीय वर्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि संवहनीय धाराओं के रूप में जलवाष्प जो है वो ऊपर जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, हवा गर्म होने पर हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है तथा तापमान के कम होने से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिन के समय सूरज एकदम चमकता है, तो 12 से 4 के बीच जो एक सूरज चमकेगा, और शाम के समय डेली यहां पर बारिश होगी। क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो 12 से 4 के बीच धूप बहुत ज्यादा होगी, और शाम को हर दिन लगभग यहां पर इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास बारिश देखने को मिलती है। नाम संवहनीय वर्षा क्यों है? क्योंकि हवा संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठ रही है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। तो क्षेत्र में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, विषुवतीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है, वहां पर संवहनीय वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को संवहनीय वर्षा के बारे में ये जो जानकारी मैंने बताई है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ओरोग्राफिक रेन यानी पर्वतीय वर्षा के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। पर्वत आप सभी को पता है, अगर मान लीजिए जलवाष्प, जो जलवाष्प है वो ढाल के साथ, बादल जो है वो ढाल के साथ जो है वो ऊपर उठ रहे हैं, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो तापमान, आप मुझे बताइए, टेम्परेचर जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा? तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जैसे ही बादल क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो बादल जो है वो बरस जाएंगे, और ऐसी वर्षा को बोला जाएगा पर्वतीय वर्षा। ऐसी वर्षा को क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। एक पर्वत की 2 साइड होती हैं, इसको बोला जाता है पवनाभिमुख साइड। इसको क्या बोलते हैं? पवनाभिमुख साइड, पवनाभिमुख। और जो दूसरी साइड होती है इसको बोलते हैं पवनाविमुख साइड। इसको पर्वताभिमुख भी बोल सकते हैं और पर्वताविमुख भी बोल सकते हैं। तो ये जो पर्वतीय वर्षा है, याद रखिएगा, ये ढाल के सहारे होती है और पवनाभिमुख साइड पर ही बारिश हमें देखने को मिलती है। पवनाभिमुख साइड पर बारिश नहीं होती, इसलिए ये जो क्षेत्र है ना, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। रेन शेडो एरिया इसे बोला जाता है। तो एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जब संतृप्त वायु की संहति, संतृप्त वायु मतलब ऐसी वायु कि अब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं है, तो जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि ढाल है, ढाल के सहारे ही बादल क्या होंगे, अब ऊपर उठेंगे, तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है ये फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। तो जैसे ही बादल ऊपर उठेंगे या जलवाष्प ऊपर उठेगी,
ये टेम्परेचर कम होगा, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि तापमान गिर जाएगा। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो साइड है ना, इसको बोलते हैं पवनाभिमुख साइड, यहीं पर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है। ठीक है, इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है। यहाँ पर वर्षा हो गई, अब हवाएं क्या होंगी, दूसरी साइड पर जाएंगी और वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। अभी हवाएं ऊपर चढ़ रही थी तो तापमान गिर रहा था, तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अब जब दूसरी साइड हवाएं जाएंगी तो तापमान गिरेगा नहीं, तापमान बढ़ेगा तो यहां पर जो है अब वर्षा नहीं होगी, क्योंकि तापमान गिरना जरूरी है बारिश के लिए। तापमान गिरता है तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तभी बारिश होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेन के बारे में ये जो जानकारी है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चक्रवातीय वर्षा के बारे में। वैसे पर्वतीय वर्षा के बारे में एक दो लाइन और है कि तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पवनाभिमुख साइड की बात हो रही है कि जैसे ही हवा यहां पर नीचे उतरती है, इनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वर्षा होने के लिए, बारिश होने के लिए आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होनी चाहिए। क्षमता कम होगी तभी तो और ज्यादा जलवाष्प आएगी और वो गिरने लगेगी। तो यहां पर दूसरी साइड पर जैसे ही हवाएं आती हैं, इनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन होते हैं। मतलब ये वाली जो साइड है ना, दूसरी साइड अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वाली जो साइड है वो या तो सूखा यहां पर रहेगा, मतलब बारिश नहीं होगी, वर्षा विहीन ये इलाका रहेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिमी साइड ही यहां पर ज्यादा बारिश होती है, पूर्वी साइड बारिश नहीं होती, क्योंकि यही यहां पर पर्वतीय वर्षा वाला ही सिनेरियो यहां पर डेवलप होता है। ठीक है, तो तटीय जो इलाके हैं, तटीय इलाके, यहीं पर पूरी बारिश हो जाती है, यहां पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलती। प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शेडो एरिया कहते हैं। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पर्वतीय वर्षा बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बारी है चक्रवातीय वर्षा को पढ़ने की। चक्रवात के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। चक्रवात का चित्र भी मैंने बताया था, खासकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ इस तरीके का चित्र था, याद आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चक्रवात की आंख है। यहाँ पर मैंने अलग अलग रेन बैंड विकसित करते हुए आप लोगों को बताए थे, और इन रेन बैंडों के आसपास ही मैंने बताया था कि बादल बनते हैं। कौन से बादल बनते हैं, अभी आप बुक खोलकर देखेंगे तो लिखा होगा कपासी मेघ बनते हैं। याद आ रहा है ना, चक्रवात, तेजी से हवाएं जो है वो ऊपर उठ रही हैं गर्म होकर, और एकदम सर्कुलर जो मूवमेंट हो रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पर ये जो बादल बन रहे हैं और यहाँ पर ये जो बारिश होती है, इस बारिश को बोला जाता है चक्रवातीय बारिश या चक्रवातीय वर्षा या फिर फ्रंटल वर्षा, साइक्लोनिक रेन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया है। किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं। किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रवाहित होने पर आर्द्र वायु के संघनन होने से चक्रवातीय वर्षा होती है। याद रखिए, हम लोगों ने वायु राशियां पढ़ा था, वाताग्र पढ़ा था, जिसमें एक वायु राशि, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से मिलने का प्रयास कर रही थी, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चक्रवाती वर्षा भी ऐसे ही होती है कि किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रवाहित होने पर आर्द्र वायु के संघनन होने से चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंध में अधिकांश वर्षा चक्रवातों से ही होती है। जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं ना, वहां पर अधिकांश वर्षा किससे होती है, चक्रवातों से ही होती है। चक्रवात के केंद्रीय स्थल में वर्षा होती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है,
वर्षा का क्षेत्र भी आगे बढ़ता है। भाई धीरे धीरे चक्रवात आगे बढ़ेगा तो ये बादल भी जो होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे और खिसकता जाता है। वायु के प्रखर वेग के कारण वर्षा की बौछार भी तीव्र होती है। भाई हवा तेज चलती है तो बौछार भी तीव्र होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के समय हवा तेज चलती है तो एकदम चेहरे पर कितना तेज पानी जो है वो पड़ता है, जैसे कि हम किसी सैलून में बैठे हों और स्प्रे कोई कर रहा हो। ठीक है, चक्रवातों की सृष्टि के कारण यह वर्षा होती है, अतः इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो ये 2-3 लाइन जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित थी, और ये वाला जो पैराग्राफ है आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली तो बात यही है कि चक्रवात के साथ जो बारिश हो रही है इसे हम चक्रवाती वर्षा बोल रहे हैं। आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा पता है कि आप पिछला चैप्टर जाएं और वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में फिर से पढ़ें, ताकि आप लोगों को अब जो है सारी बातें क्लियर हो जाए। क्योंकि आप दोनों चैप्टर को साथ लेकर पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को मजा अलग आएगा, आप दोनों को रिलेट कर पाएंगे, दोनों ही जानकारियों को, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो या फिर यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा हो। सब चीजें आपस में आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को चक्रवातीय वर्षा के बारे में ये जो बात मैंने बताई है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने वर्षा के जो प्रकार हैं, चाहे वो पर्वतीय वर्षा हो, चक्रवातीय वर्षा हो, संवहनीय वर्षा हो, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। समझ लिए ना वर्षा आप लोगों ने? अगर वीडियो क्लियर है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात पूछ लेनी है। ठीक है, पूछ लेना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोगों ने वर्षा पढ़ा है ना, अब ये टॉपिक हम लोगों को और अच्छे से समझ में जाएगा, संसार में वर्षा का वितरण। जो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, संसार में वर्षा का वितरण यानी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कहने का मतलब यह है, अगर मैं टॉपिक को ही समझाऊं, ये टाइटल को ही समझाने की कोशिश करूं, तो संसार में वर्षा का वितरण का मतलब यह है कि हर एक जगह, आप सभी को पता है पूरी पृथ्वी पर, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हर एक जगह समान रूप से बारिश हो रही है? नहीं, समान रूप से हर एक जगह बारिश नहीं हो रही। कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश कम हो रही है। तो बस इसी वितरण को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं, संसार में वर्षा का वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। कुल मिलाकर आप लोगों को यह पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें हर एक जगह पर समान रूप से बारिश नहीं होती। कहीं पर किसी मौसम में बारिश होती है, कहीं पर किसी महीने में किसी मौसम में बारिश होती है। साथ ही साथ हमें यह पता है कि कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। तो इसी वितरण को हम लोगों को समझना है कि किस प्रकार, कहां पर, किस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है, किस क्षेत्र में बारिश कम होती है। हालांकि हमें क्षेत्रों के नाम तो नहीं जो है वो याद रखने, लेकिन हमारे अंदर ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि पूरे ग्लोब को देखकर, पूरी पृथ्वी को देखकर हम समझ पाएं कि कहां पर बारिश ज्यादा है, कहां पर बारिश कम है। ठीक है, तो एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत व्रत से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटते जाती है। देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवतीय रेखा बोलते हैं, विषुवतीय रेखा पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें या सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे ज्यादा यहां पर पड़ती है। जब यहां पर जो महासागर मौजूद है, इसका पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, यहीं पर बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन जैसे ही आप विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे की तरफ उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव, जैसे ही आप उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर, आप मुझे बताइए, गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती है, ठंड पड़ती है? भाई ठंड पड़ने लगती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? वाष्पीकरण कम होगा, और ध्रुवों पर तो बहुत कम वाष्पीकरण होता है, और इस प्रकार यहां पर वर्षा भी कम होगी क्योंकि वाष्पीकरण कम हो रहा है। जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा वाष्पीकरण, जितना ज्यादा वाष्पीकरण उतनी ज्यादा वर्षा।
जितनी ज्यादा ठंड उतना कम वाष्पीकरण, उतनी कम वर्षा, ये आप लोगों को पता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ अगर आप जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो जो विश्व के तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जो तट पर स्थित क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा बारिश होती है और भीतरी भागों में बारिश नहीं होती क्योंकि वे लैंडलॉक्ड होते हैं। वाष्पीकृत होने के लिए जल वहां पर मौजूद नहीं होता। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। भाई महासागरों के ऊपर वर्षा जो है वो ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, इसलिए वर्षा ज्यादा है। महाद्वीपों पर पानी कम है, पानी कम है तो वाष्पीकरण कम है, वाष्पीकरण कम है तो वहां पर वर्षा भी कम होगी। तो विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। तो महासागरों पर जो वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, वो लगातार होता रहता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटते जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को ये लाइन गारंटी से समझ में नहीं आएगी। भाई हम लोगों ने पूरी पृथ्वी पर अलग अलग वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? सबसे पहली जो वायुदाब पेटी थी उसे मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, याद आ रहा है? उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो वायुदाब पेटी थी वो वायुदाब पेटी थी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। मतलब यहां पर प्रेशर कौन सा था? हाई प्रेशर। और यहां पर कौन सा प्रेशर था? लो प्रेशर। तब हम लोगों ने, याद आ रहा होगा, व्यापारिक हवाएं बनाई थी। व्यापारिक हवाएं बनाई थी कि नहीं बनाई थी? दोनों ही गोलार्धों में हम लोगों ने व्यापारिक हवाएं जो थी वो बनाई थी। यहां पर ऊपर कौन सी हवाएं चलाई थी हम लोगों ने? यहां पर चलाई थी पछुआ पवने। अभी आप इन पर फोकस करिए। ये जो है इनको मैं रेड पेन से चलिए बना दे रहा हूं, ये ठीक है। ये कौन सी हवाएं थी? व्यापारिक हवाएं थी। व्यापारिक हवाएं कहां से चल रही हैं आप मुझे बताइए। डायरेक्शन का ज्ञान आप सभी को है। ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है। बताइए व्यापारिक हवाएं कहां से चल रही हैं? आप बोलेंगे उत्तर पूर्वी दिशा से चल रही हैं सर। मतलब कुल मिलाकर पूर्व साइड पर सबसे पहले आ रही हैं। अब मान लीजिए यहां पर कोई स्थलीय भाग मौजूद है, कोई भूमि का टुकड़ा है। आप मुझे बताइए हवाएं जब ऐसी चलेंगी तो सबसे पहले इस साइड बारिश होगी या यहां पर बारिश होगी? सीधी सी बात है, हवा क्योंकि पूर्व साइड टकरा रही है और ये अगर कोई महाद्वीप है तो महाद्वीपों के पूर्व साइड बारिश हो रही है। देख लीजिए कौन सी साइड है? पूर्व साइड है। ये कौन सी साइड है? पश्चिमी साइड है। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए व्यापारिक हवाएं पूर्व साइड पहले टकरा रही हैं। ये पूर्व साइड, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहां पर लिखा है विषुवत वृत्त से 35 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है। कौन से तटों पर? पूर्वी तटों पर। तथा पश्चिम की तरफ यह घटते जाती है। अब मान लीजिए कि यहां पर अरे पृथ्वी मिट गई, चलो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि यहां पर ये कोई स्थलीय भूमि का हिस्सा है, ये पूर्वी तट पर बारिश हो रही है, तो इस क्षेत्र में तो बारिश होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है पानी खत्म होते जाएगा और पश्चिमी साइड पता चलेगा कि बारिश बहुत कम देखने को मिल रही है। मतलब पूर्वी तट पर बारिश हो रही है, पश्चिमी तट सूखा है, ठीक है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण, अब देख लीजिए ऊपर कौन सी हवाएं चल रही हैं? पछुआ पवनें चल रही हैं। अब कौन सी साइड बारिश होगी कि मान लीजिए भूमि का कोई टुकड़ा है और ऐसी हवा जो है वो टकरा रही है, तो अब देख लीजिए पश्चिमी साइड जो है हवाएं टकरा रही हैं। इसीलिए अब महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होगी तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाएगी। मतलब अब यहां पर बारिश ज्यादा होगी और जैसे ही हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी।
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों जो पैराग्राफ लिखे हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को व्यापारिक हवाओं यानी ट्रेड विंड्स के बारे में और पछुआ पवनों के बारे में अच्छे से जानकारी है ना, तो ये दोनों पैराग्राफ आप लोगों को समझने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटते जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जहां भी पहाड़ जो होते हैं तट के समानांतर होते हैं तो वहां पर वर्षा किस साइड होती है, पवनाभिमुख साइड होती है, और प्रति पवन साइड जिससे हम विमुख साइड यानी पवना विमुख साइड बोलते हैं, इस साइड बारिश नहीं होती। मतलब पवनों के पवनाभिमुख साइड ज्यादा बारिश होती है, पवना विमुख साइड बारिश नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये पवनाभिमुख और पवनाभिमुख ये दोनों ही बातें हम लोगों ने पर्वतीय वर्षा जब पढ़ी थी ना तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना उसी को शॉर्ट में यहां पर बता दिया गया है, थोड़े डेटा को ऐड करके। तो क्या लिखा गया है, विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के मानसून वाले क्षेत्रों के पर्वतों की वायु की ढाल पर तथा तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो जो तटीय इलाके होते हैं, मान लीजिए कोई तटीय इलाका है और पर्वत भी मौजूद है, तो इसका पश्चिमी साइड अगर हम देखेंगे कि कितनी बारिश होगी तो पता चलेगा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। और हम लोगों ने, याद आ रहा होगा आप लोगों को, प्राकृतिक वनस्पति नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। प्राकृतिक वनस्पति वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। ये सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो भारत की ही अगर हम लोग बात करें, वैसे तो सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है, लेकिन भारत की ही अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, फिर उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर पर्वत मौजूद हैं और यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो सारे जो टॉपिक, सारे जो चैप्टर्स हैं ना वो कोरिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो वो संबंध आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको टफ लगने लगेगा चैप्टर। ठीक है, तो सारे जो चैप्टर्स हैं उनको जोड़ते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है और वो ज्यादा बारिश की मात्रा कितनी है। ज्यादा बारिश की मात्रा है 200 सेंटीमीटर और ये बारिश विषुवतीय क्षेत्र, शीतोष्ण प्रदेश, तटीय क्षेत्र, पर्वतों के पश्चिमी मतलब कोई पर्वत है मान लीजिए तो उसका पवनाभिमुख ढाल, वहां पर ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग हैं, है ना, कि मान लीजिए कोई महाद्वीप है, उसके तटीय इलाकों में तो ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन ये जो आंतरिक हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, यहां पर जो बारिश हो रही है उसकी मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। मतलब जो तटीय इलाके हैं, आसपास के कोस्टल जो इलाके हैं, जिन क्षेत्रों की रेखाएं या तट रेखा समुद्र से मिलती है, वहां पर बारिश जो होती है वो मध्यम होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। लेकिन ये महाद्वीपों की बात हो रही है, याद रखिएगा, महाद्वीपों के तटीय किनारों की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। कुल मिलाकर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इनके तटीय इलाकों की अब बात नहीं हो रही है, अब हो रही है भीतरी इलाकों की। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो केंद्रीय भाग है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो पूर्वी एवं भीतरी भाग हैं, यहाँ पर बारिश कंपैरेटिवली कम होगी। कितनी होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होगी। संसार में वर्षा का वितरण जो है ना, ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं ना तो चीजें अपने आप बनने लगती हैं। डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष
50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, जैसे कि कोई पर्वत है, मान लीजिए पर्वत का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तो ज्यादा बारिश हो गई। अगर मान लीजिए जलवाष्प यहाँ पर उठ रही है तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश होगी क्या? नहीं, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग भी ये होते हैं। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष जो है वो होती रहती है। तो विषुवतीय जो पट्टी है या फिर समशीतोष्ण जो प्रदेश है, यहाँ पर सारा साल जो है बारिश होती है, क्योंकि महासागर मौजूद है। धूप भी हमेशा पड़ेगी, बहुत ज्यादा धूप बहुत ज्यादा पड़ेगी तो बारिश भी हमेशा देखने को मिलती है। तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है और खासकर भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है ना, आप पूरी पृथ्वी पर पाएंगे कि वहां पर हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी स्थान पर बारिश हो ही रही होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इस तरीके से हम लोगों ने संसार में वर्षा का वितरण समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर समझ में आई है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।